वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार और एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं, जहां मिलता है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, वो भी सही समय पे। दोस्तों, बिहार शिक्षक नियोजन के संदर्भ में मैं देख रहा हूं कि अभ्यर्थी बहुत से जो आपस में ही उलझे हुए हैं और दिन प्रतिदिन एक ना एक नया केस देखने को मिल रहा है और जो वास्तविक मुद्दा है जो कि है कैंप का, उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक थ्योरी डेवलप किया है ताकि आपको समझ में आए कि इस बिहार शिक्षक नियोजन में आप कहां पर है और अपने आप को कहां पर पाते हैं। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे समस्याओं का समाधान या फिर बहुत सारे विवादों का अंत हो जाए, जैसे कि डीएलएड वर्सेस बीएड और सीटेट वर्सेस बीटेट और डोमिसाल, इस तरह के मुद्दों को छोड़ के वास्तविक मुद्दे कैंप की तरफ आप लोग अग्रसर हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने एक थ्योरी डेवलप किया है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। थ्योरी का नाम है कॉमन सिस्टम एनालिसिस फॉर कॉमन मैन। ठीक है दोस्तों, यानी आम आदमी के लिए तंत्र विश्लेषण। तो चलिए देख लेते हैं। आपके शिक्षक नियोजन की सबसे बड़ी समस्या शुरू से रही है वह है बाहरी अभ्यर्थी। दूसरी बड़ी समस्या जो रही है वह अभी भी जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, डीएलएड की प्राथमिकता। तीसरी सीटेट दिसंबर, यह भी अभी ट्रेंडिंग में है। इन सभी मुद्दों पे मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा और एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को एनालाइज दिखाऊंगा कि किस तरह से क्या पोजीशन है किस चीज़ का। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, बाहरी अभ्यर्थियों की समस्या की। तो बाहरी अभ्यर्थी कितने प्रतिशत सीट ले जा सकते हैं इस शिक्षक नियोजन में, सबसे पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो शिक्षक नियोजन हुआ था उसमें सीटों का वितरण कुछ इस प्रकार से था। आरक्षित के लिए 50%, यानी जो होम स्टेट के कैंडिडेट है उनके लिए, और सामान्य इसमें होम स्टेट और बाहरी कैंडिडेट दोनों मिलाकर के 50%, कुल मिला के 100%। लेकिन वर्तमान में यानी कि ईडब्ल्यूएस का नया रिजर्वेशन कैटेगरी आ जाने के बाद है आरक्षित के लिए 60%, 50 पहले वाला और 10 ईडब्ल्यूएस मिला के 60%, प्लस 40% सामान्य और बाहरी दोनों के को मिला करके 100%। ये तो रही अब की वर्तमान रिजर्वेशन पॉलिसी की। अब हम यह अंदाजा लगाते हैं कि बाहरी अभ्यर्थी कितने प्रतिशत सीट इस बार ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बाहरी अभ्यर्थी इससे पिछले नियोजन में 32% सीट लेकर चले गए थे। यानी जो 32% लेके गए थे वो इस 50 में से लेकर गए थे। यह जो सामान्य और बाहरी लोगों को मिलाकर के जो 50% का सीट था, सामान्य कैटेगरी जो कि बिहार के भी थे और बाहरी कैटेगरी दोनों को मिलाकर के, उसमें से 32% सीट लेकर चले गए थे। लेकिन अब कितना ले जाएंगे उसका अंदाजा हम लगा लेते हैं एक बार। अब ले जाने की संभावना, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 32% सीट लेके चले गए थे, लेकिन अब 10% इसमें से निकल करके इसमें ऐड हो गया है, यानी कि सामान्य में से निकल के रिजर्व में ऐड हो गया है। पहले यहाँ पे 50% था, उसमें से 32% लेंगे थे, लेकिन अब यहाँ पर 40 ही बचा। तो सीधी सी बात है 10% इधर आ गया, तो इसलिए हम 32 में से 10% घटा रहे हैं, तो हमारे सामने आ जाता है 22%। यानी इस बार 22% बाहरी अभ्यर्थी सीट ले जाएंगे। लेकिन मैं इस थ्योरी को इस तरह से आप लोगों को प्रेजेंट करूंगा कि सब कुछ राउंड फिगर में, ताकि आप किसी तरह के कैलकुलेशन को समझने में दिक्कत महसूस ना करें। इसलिए मैंने राउंड फिगर करके मान लिया है कि इस बार जो अभ्यर्थी है वो 25% सीट ले जाएंगे। 22 की जगह मैंने इसे 25% मान लिया है। तो हमारे इस सिद्धांत का पहला मान्यता बन जाता है, इधर से देखते हैं, बाहरी अभ्यर्थी 25% ले जाएंगे, यानी बाहरी अभ्यर्थी 25% सीट ले जाएंगे। यह हमारे सिद्धांत की पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता है कॉमन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है। अब ये कॉमन अभ्यर्थी क्या है, चलिए इसको समझाता हूं मैं। नॉर्मली सबको लगता है कि यहाँ पर रेस 2 ही लोगों के बीच में हो रहा है। वह 2 लोग कौन है देखते हैं। 6 to 8 में जिन्होंने अप्लाई कर रखा है और दूसरे हैं 1 to 5 में जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है।
वास्तविकता है कि यहाँ पर रेस जो है वो 3 लोगों के बीच में हो रहा है। 3 कौन कौन है? STT 2011-12 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका भी छठे चरण में नियोजन चल रहा है। छठे चरण का नियोजन उनका भी चल रहा है और उसमें सीटों की संख्या है 30,000 से अधिक। फिर भी मैंने बोला आपको कि मैं सब कुछ को जो है राउंड फिगर में लूँगा, तो मैंने 30,000 सीटों की संख्या मान ली है। अब आपको लग रहा होगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, तो चलिए इसके लिए एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, फिर आगे की बात करेंगे। दोस्तों हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। अपने स्क्रीन पर आपको एक अखबार की कटिंग दिख रही होगी जो कि कुछ दिनों पहले का है, लेकिन हमें जो जानना है वह सारी बातें इस अखबार की कटिंग में लिखी हुई है। तो चलिए पढ़ के देख लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग को पढ़िए। बहाल होंगे 18,101 +2 व 11,919 सेकेंडरी टीचर। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल संख्या हो जाती है 30,020 और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस पहले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ के देख लेते हैं। राज्य में छठे चरण के तहत होने वाली 30,020 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली में 18,101 उच्च माध्यमिक एवं 11,919 माध्यमिक शिक्षक नियुक्त होंगे। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 14-15 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। बाकी जो है कौन से ज़िले में कितनी रिक्तियाँ हैं उसकी डिटेल लिखी हुई है, वह मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन पहले पैराग्राफ में 3 बातें नोट करने की है। एक, यह छठे चरण की वैकेंसी है। दूसरी, वैकेंसियों की संख्या है 30,020 और तीसरी बात 14-15 जुलाई को इन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाने थे। लेकिन अब इनका शेड्यूल आगे बढ़ चुका है और अब जो शेड्यूल है वह कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको ताकि स्पष्ट दिखे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सबसे पहले ये देख लीजिए छठे चरण, आपको वहाँ पे मैंने मेंशन करवाया था, तो ये देख लीजिए यह छठा चरण का ही शेड्यूल है और अखबार में भी मैंने आपको दिखाया कि छठा चरण का 30,000 वैकेंसी है। तो चलिए देख लेते हैं अब कब मिलने वाला है नियुक्ति पत्र। अब जो इन्हें नियुक्ति पत्र मिलना है वह है, आप इस कॉलम में देखिए, जिला स्तर पर नियोजन इकाइयों द्वारा काउंसलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निर्गत करना और तारीख है 10/8/2020 यानी कि 10 अगस्त 2020। यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो 30,000 सीटें हैं यह सिर्फ होम स्टेट के कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि आप जानते हैं STT में सिर्फ होम स्टेट के कैंडिडेट अपेयर होते हैं, यानी इसमें बाहरी अभ्यर्थी फाइट नहीं कर रहे हैं। अब अगला देख लेते हैं हम। अगला जो है रेस जो हो रहा है वह हो रहा है 6 to 8 वाले वैकेंसी में और तीसरा जो रेस हो रहा है वो हो रहा है 1 to 5 वाले वैकेंसी में। नॉर्मली आप जानते हैं कि 94,000 सीटों की संख्या है प्राथमिक शिक्षक नियोजन में, जिसमें से 65,000 के आसपास है प्राइमरी के लिए यानी कि 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 के लिए फिर कितना बचेगा? अगर हम 94 में से 65 घटा देंगे तो 29,000। तो लगभग 29,000 सीटों की संख्या है 6 to 8 में और 1 to 5 में है 65,000 जो अभ्यर्थी सीटों की संख्या। तो अब जो बात कर लेते हैं आगे की, हम इसमें से बाहरी कैंडिडेट कितना ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें से बाहरी कैंडिडेट कितना ले जा सकते हैं 6 to 8 में से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने माना है कि 25% लेके चले जाएंगे बाहरी कैंडिडेट। तो अगर आप 29,000 का 25% निकालेंगे तो वह निकलेगा 7,250। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं सब कुछ राउंड फिगर में लूँगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 7,250 की बजाय 7,500 ले लिया है, यानी कि 250 सीट एक्स्ट्रा दे दिया है बाहरी अभ्यर्थियों को। 7,500 ले लिया है मैंने, और जब उसको घटा दिया है तो आंसर आया है 21,500, यानी कि 21,500 सीट जो है बिहार के कैंडिडेट के लिए बच जाएगा जब हम बाहरी कैंडिडेट को सीट दे देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं 1 to 5 की। तो 1 to 5 में जो सीटों की संख्या है लगभग 65,000 है। इसमें भी हम जो है 25% बाहरी कैंडिडेट को दे रहे हैं। 25%, 65,000 का 25% अगर आप निकालेंगे तो आएगा 16,250। लेकिन मैंने फिर से राउंड फिगर किया और सीधा 16,500 यानी कि 250 अतिरिक्त इसमें भी मैंने बाहरी कैंडिडेट को दे दिया।
तो अगर हम बाहरी कैंडिडेट की संख्या को इसमें से घटा देते हैं तो बच जाता है 48,500 सीटें। अब जो दूसरी समस्या है, बाहरी की समस्या तो हमने सॉल्व कर दी कि बाहरी को सीट देने के बाद कितनी सीट बिहार के कैंडिडेट के लिए बच जाएंगी। अब दूसरी समस्या जो है आपकी सबसे बड़ी, वो है डीएलएड की प्राथमिकता। अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, वास्तविकता में अगर हम एनालाइज करें कि डीएलएड के कैंडिडेटों की संख्या कितनी है, तो 2017 में जो डीएलएड के कैंडिडेट पास हुए थे बीटेट में वो थे 8,000 लगभग। और अब एनआईओएस के डीएलएड कैंडिडेट भी फॉर्म भर रहे हैं जिनकी संख्या लगभग है 2,000 जो कि बताई जा रही है। और ये तो हो गए। अब उसके बाद जो है हम देख लेते हैं सीटेट के कैंडिडेट कितने होंगे। हालांकि है कुछ नहीं, कारण क्या बता रहा हूं, है कुछ नहीं, क्योंकि जब डीएलएड के कैंडिडेट ही नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि कुछ इधर उधर से सीटेट पास किए होंगे, बीटेट नहीं पास किए होंगे, और एक दो बार एग्जाम हुआ है उस सब में। कुल मिलाकर 5,000 हम अतिरिक्त मान रहे हैं कि 5,000 अतिरिक्त हम मान रहे हैं, लेकिन ये है नहीं वास्तविकता में, फिर भी मान ले रहे हैं। तो इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है 15,000। अब जो मैं बात कर रहा था कि कॉमन क्या है, तो यहाँ पर कॉमन देखने वाली बात यह है कि ये जो 15,000 मैंने मान लिया, पहली बात तो ये सीटेट के कैंडिडेट ही मैंने मान लिया है, जबकि ये वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है इनका, फिर भी मान लिया है। तो यहाँ पर इन तीनों में, यानी कि बीटेट 2017, एनआईओएस, डीएलएड, सीटेट, इन तीनों में कॉमन अभ्यर्थी ही हैं। जो अभ्यर्थी आपको सीटेट में मिल जाएंगे वही अभ्यर्थी आपको एनआईओएस में भी मिल जाएंगे, और वही अभ्यर्थी जो आपको बीटेट 2017 में मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जो अभ्यर्थी बीटेट 2017 के हैं वही अभ्यर्थी आपको कुछ एनआईओएस में भी मिल जाएंगे, कुछ सीटेट पास किए हुए मिल जाएंगे, कुछ एनआईओएस वाले जो है आपको सीटेट पास किए हुए, मतलब कॉमन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इन तीनों में से कम 2 लोग तो आपको कॉमन जरूर मिल जाएंगे इन तीनों में से, कि जो कहीं ना कहीं 2 जगह जरूर होंगे, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि 15,000 संख्या है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इधर आते हैं हम। इधर आके हम ये देखते हैं कि जो 3 लोगों के बीच में रेस हो रहा है, वह 3 लोग रेस जो कर रहे हैं वह भी कॉमन है। जो अभ्यर्थी एसटीईटी 2012 में अप्लाई कर रखे हैं, उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 6 to 8 में भी अप्लाई कर रखा होगा, और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 1 to 5 में भी अप्लाई कर रखा होगा। ठीक इसी प्रकार जिन लोगों ने 6 to 8 में अप्लाई कर रखा होगा, उसमें से बहुत सारे लोगों ने 1 to 5 में भी अप्लाई कर रखा होगा। तो कुल मिला के इसमें भी बहुत सारे लोग जो है कॉमन है। ये कॉमन का साइन मैंने बना रखा है, जो घेरा जो बांध रखा है। तो इसमें भी जो है कम से कम 2 जगह तो बहुत सारे लोग आपको कॉमन मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग 3 जगह भी कॉमन मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार कम से कम 2 लोग तो इसमें भी कॉमन मिलेंगे आपको, और बहुत जगह तो 3 लोग भी कॉमन मिल जाएंगे। तो अब हम फिर से आते हैं डीएलएड के मुद्दे पे। तो पहले हमने इधर जो है बाहरी अभ्यर्थियों को सीट दे दिया था, उसके बाद अब हम डीएलएड के जो कैंडिडेट टोटल सीट हमें लग रहा है कि ले जाएंगे, उसे घटा देते हैं। तो 48,500 में से हमने घटा दिया डीएलएड कैंडिडेटों की संख्या, तो जो सीट बच जाती है वो बच जाती है 33,500। अब एक बात आप बताइए, जब हमने बाहरी कैंडिडेटों को भी सीट दे दिया, डीएलएड कैंडिडेटों को भी सीट दे दिया, उसके बावजूद भी 33,500 सीट बच रहा है, तो इस पे कौन आएगा? इस पे तो बीएड के अभ्यर्थी ही आएंगे। बाहरी को भी हम दे चुके हैं, डीएलएड कैंडिडेट को भी दे चुके हैं, फिर भी 33,500 बचता है। तो इस पर तो बिहार के बीएड के कैंडिडेट ही आएंगे। और दूसरी बात, कुछ और बातें हैं यहाँ पर। बिहार के बीएड कैंडिडेटों के लिए सीट की संख्या कितनी है वह मैं आपको दिखाता हूँ। 30,000 एसटीईटी 2012 वाली सीट, 30,000 छठे चरण की जो एसटीईटी वालों की बहाली चल रही है उसमें, और यह जो है 21,500 6 to 8 में बाहरी अभ्यर्थियों को सीट देने के बाद हम 7,500 जो है बाहरी अभ्यर्थियों को दे चुके हैं। 21,500 यहाँ पर ऐड कर लिया हमने, उसके बाद इधर बच गई 33,500, इसको भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 85,000। ध्यान दें, मैं सब कुछ राउंड फिगर नहीं कर रहा हूँ ताकि आसानी हो समझने में। 85,000, और ये 85,000 कैंडिडेट बीएड के होंगे जिन्हें जॉब मिलेगा। 85,000 लोगों को जो है जिन्होंने बीएड कर रखा है उनको जॉब मिलने की पूरी संभावना है, वो भी होम स्टेट के, सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को। बाहरी को हम सीट दे चुके हैं, डीएलएड अभ्यर्थियों को हम सीट दे चुके हैं। अब एक और बात, इसको देखने के बाद
क्या आपको लगता है कि हमें DLED वर्सेस B.Ed करने की जरूरत है या फिर B.Ed वर्सेस DLED करने की जरूरत है? लेकिन इतना होने के बावजूद भी मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आपकी जॉब पक्की है, क्योंकि 2 और समस्या अभी बाकी है, जिसमें से तो एक यहाँ पर लिखा हुआ है दिसंबर CTET। इस पूरे थ्योरी के अंदर इस समस्या का समाधान मैं नहीं निकाल पाया हूँ। इस समस्या का समाधान मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है यह समस्या इतना गंभीर नहीं है। इस समस्या का समाधान आसानी से निकल जाएगा अगर आप लोग थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो। अब अगली समस्या क्या है? अगली समस्या है कैंप। अगर कैंप नहीं लगता है तो ये जितनी भी वैकेंसी आप देख रहे हैं, ये 30,000, ये 29,000, ये 65,000, इसमें से आधे सीटों पे भी अभ्यर्थी अपना कब्जा नहीं कर पाएंगे, यानी कि आधे सीटों पर भी जो है नियोजन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, नियोजन भी हो जाएगा और सीटें भी बच जाएगी और बैकलॉग में चली जाएंगी। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि एक और समस्या का समाधान आप लोग करें, और वह समस्या है वी वांट ओपन एंड सिस्टमैटिक कैंप। आपका एक ही डिमांड होना चाहिए, वी वांट ओपन एंड सिस्टमैटिक कैंप। ओपन तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिसमें सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। अब यह अगर आप सिस्टमैटिक नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार मैं समझा देता हूं कि सिस्टमैटिक क्या है। सिस्टमैटिक से तात्पर्य यह है कि पहले इन लोगों को जो है भरा जाए, जो कि हो ही रहा है। यह जो है 10 अगस्त तक इन रिक्तियों को भरा जाना है। उसके बाद इन लोगों के लिए कैंप लगाया जाए। पहले इन लोगों के लिए कैंप लगाया जाए, उसके बाद इन लोगों के लिए कैंप लगाया जाए। जब यह रिक्तियां भर जाए तो उसके बाद इन लोगों के लिए कैंप लगाया जाए। यानी कि कैंप 3 चरण में लगना चाहिए। एक तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, उसके बाद उस रिक्तियों के बाद 6 to 8 के लिए, और जब ये रिक्तियां भर जाती है तो 1 to 5 के लिए। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से लेता हूं विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।